स्टूडेंट क्लास में बात करेंगे कटिंग असेंबली। मशीन बनाने के लिए भिन्न भिन्न आकार के पुर्जे की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें विभिन्न विधियों द्वारा आपस में जोड़कर उपकरण या मशीन रूप से दिया जाता है। इन पार्ट्स को जोड़ने वाली विधि को असेंबलिंग कहते हैं, परंतु कभी कभी ये पुर्जे आपस में फिट नहीं होते, जिनसे उन्हें दोबारा मशीन करने या फाइलिंग करने की आवश्यकता पड़ती है।
जिसके फलस्वरूप पुर्जों को असेंबल करने में अधिक समय लगता है। इसलिए अति आवश्यक है कि प्रत्येक पुर्जा अधिक परिशुद्धता से बनाया जाए, ताकि जब कभी मशीन के किसी खराब या विशेष पार्ट्स को बदलना पड़े तो उसके स्थान पर किसी कंपनी से मंगवाया गया नया पुर्जा बिना किसी मशीनी प्रक्रिया से आसानी से फिट हो जाए और मशीन पहले की तरह कार्य करने लगे। अतः नए पार्ट के फिट होने के इसी गुण को विनिमयशीलता कहते हैं और इसे टूटे या खराब पुर्जे के स्थान पर नए पुर्जों की अदला बदली तो आपसी बदल बदल कहा जाता है। परिशुद्ध, विनिमयशील और अधिक उत्पादन में बने पार्ट्स की कीमत कम होती है। यह पार्ट्स शीघ्र व आसानी से जोड़े या बदले असेंबल किए जा सकते हैं। और टॉलरेंट तो बात अधिक उत्पादन तथा विनिमयशीलता उत्पादन वर्क अधिक तथा विनिमय वर्कशॉप में कार्यों का बहुत उत्पादन करने के लिए बहुत से कारीगरों की सत्ता होती है और यह संभव नहीं कि पुर्जे बनाते समय उनके लिया गया माप एक सा हो, क्योंकि प्रत्येक कारीगर का माप को महसूस करने के लिए शक्ति एक सी नहीं होती। अतः कारीगरों द्वारा तैयार चाकों के मापों की भिन्नता को एकरूपता में बदलने के लिए पुर्जे के मापों पर एक निश्चित छूट दी जाती है, ताकि भिन्न कारीगरों द्वारा बने अधिक से अधिक पुर्जे का योग बनाए जा सकते हैं। कारीगर को यह छूट पुर्जे के नॉमिनल साइज पर एक तरफ या दोनों तरफ नेगेटिव या पॉजिटिव में दी जाती है। अतः यह निर्धारित की गई है छूट के अंतर्गत बने पुर्जों में एक दूसरे के स्थान पर सुगमता से अंतर बदल किए जाते हैं। अब बात करते हैं मास प्रोडक्शन। अधिक उत्पादन में जब एक ही प्रकार के जॉब पुर्जे तैयार किए जाते हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, परिशुद्धता का मान। नंबर 2, फिनिश की प्रकार और की बने पार्ट्स की विनिमयशीलता।
बात करेंगे तो मास प्रोडक्शन से लाभ। तो प्रोडक्शन से लाभ, कम समय में अधिक उत्पादन। नंबर 2, स्पेयर पार्ट आसानी से मिलते हैं। नंबर 3, पार्ट सस्ते बनते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मास प्रोडक्शन की हानियां। मास प्रोडक्शन नंबर 1, कुछ विशेष प्रकार की मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 2, जिग और पिक्चर की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3, सूक्ष्म मापी यंत्रों के स्थान पर गेजों की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 4, शुरू के खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक, अब आता है, अब बात करते हैं असेंबली। किसी प्रकार या मशीन को बनाने के लिए भिन्न भिन्न आकार के हिस्से पुर्जे की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें विभिन्न विधियों द्वारा आपस में जोड़ उपकरण या मशीन का रूप दिया जाता है। इस जोड़ने वाली विधि को असेंबली कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है। नंबर 1, सेलेक्टिव असेंबली। नंबर 2, नॉन सेलेक्टिव असेंबली। नंबर 1, सेलेक्टिव असेंबली। बस सेलेक्टिव असेंबली, यदि मशीन के हिस्से पुर्जे केवल उस मशीन के लिए बनी ही उसी प्रकार की दूसरी मशीन पर फिट ना किए जा सके, उसे सेलेक्टिव मशीन बोलते हैं। बात करते हैं 2, नॉन सेलेक्टिव मशीन। नॉन सेलेक्टिव असेंबली। नॉन सेलेक्टिव असेंबली, जब एक ही प्रकार की मशीनों के हिस्से पुर्जे आसानी से एक ही प्रकार की बहुत सी मशीनों पर बिना किसी बदलाव के फिट किए जा सके, उसे नॉन सेलेक्टिव असेंबली कहते हैं। इससे सीधे कम कीमत पर तथा एक ही प्रकार की मशीनों की मरम्मत आसानी से कर सकते हैं। नॉन सेलेक्टिव असेंबली में पार्ट इंटरचेंजेबल बनते हैं, अर्थात आज के युग में सेलेक्टिव असेंबली का कोई विशेष स्थान नहीं है, परंतु कुछ विशेष व बड़ी मशीनों के लिए सेलेक्टिव असेंबली अपनाई जाती है। ये हेडिंग्स नोट करके अपने बुक्स में इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं विनिमयशीलता। अधिक मात्रा में बनाने एक ही तरह के पार्ट्स अधिक मात्रा में बनाने हों जो कि बिल्कुल एक ही साइज, आकार और परिस्थिति में एक दूसरे की जगह पर फिट हो जाए, तो उसे विनिमयशीलता कहते हैं। उद्योगों में अधिक मात्रा में बने पार्ट अर्थात पुर्जे जब आपस में फिट नहीं होते, तो उन्हें दोबारा मशीन
संक्रिया मतलब मशीन ऑपरेशन करने या फाइलिंग की आवश्यकता पड़ती है, जिसके फलस्वरूप पुर्जों को असेंबल करने में अधिक समय लगता है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि प्रत्येक पुर्जा ड्राइंग के अनुसार अधिक प्रस्तुतता से बनाया जाए, ताकि जब कभी मशीन के किसी खराब या विशेष पार्ट्स को बदलना पड़े तो उसके स्थान पर कंपनी से मंगवाया गया नया पुर्जा बिना किसी मशीन संक्रिया के आसानी से फिट हो जाए और मशीन पहले की तरह सुचारू रूप से कार्य करने लगे। ठीक, विनिमय सीता से निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1, असेंबली असेंबली में कम समय लगना। नंबर 2, रिएक्शन कम होती है। नंबर 3, उत्पादन एक उपयोग के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। नंबर 4, विशेष अथवा टूटे मशीनी पार्ट को बदलने में सुविधा होती है, क्योंकि बाजार में मिलने वाला स्पेयर पार्ट मूल पुर्जों के विवरण के अनुसार बना होता है। बात करते हैं विनिमय शीघ्रता प्राप्त करने के लिए पार्ट पर कुछ निश्चित सीमा पद्धति निर्धारित की जाती है। यह सीमा पार्ट के कार्य पद्धति तथा फिट पर निर्भर करती है, इसलिए कारीगर को सदा पद्धति में ही पार्ट को बनाना चाहिए। सीमा पद्धति में निम्नलिखित पार्ट लाभ है, निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, पार्ट का उत्पादन अधिक होना। नंबर 2, परिशुल्क उत्पादन प्राप्त होना। नंबर 3, रिजेक्शन कम होती है। नंबर 4, विनिमयशीलता पार्ट बनाते हैं। नंबर 5, असेंबली में कम समय लगता है। नंबर 6, इच्छित फिट प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस किसी जॉब की उच्च सीमा साइज और निम्न सीमा साइज के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। मतलब कि हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के डिफरेंस को टॉलरेंस कहते हैं। ठीक, मान इसका उदाहरण में हम आपको बताते हैं। हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। उदाहरण में आपको बता दें, मान लो मतलब एक साइज है, ठीक, आपको दिया जाए 50 mm, ठीक, लिमिट दे रखी है, दी गई लिमिट बराबर 0.02 mm, ठीक, प्लस माइनस। तो हाई लिमिट साइज हो गया आपका प्लस 0.2 अपॉन 50.02 mm,
तो लो लिमिट साइज 50.00 माइनस 0.02 बराबर 50.98 mm। अब टॉलरेंस क्या हो गया? टॉलरेंस हो गया आपको 50.02 माइनस 50.98 बराबर हो गया 0.04 mm। ठीक, ये हो गया आपकी टॉलरेंस। ठीक, एक आपकी मतलब ये आपको साइज दिया होगा, ऊपर से टॉलरेंस आपको ड्राइंग में ये साइज दिया हुआ और इसमें टॉलरेंस दी हुई। देखना पड़ेगा कि हाई लिमिट है या लो लिमिट टॉलरेंस दी गई है, कि मतलब ये एक प्लस में दी जाती है, हाई लिमिट प्लस में होती है और लो लिमिट माइनस में होती है। ये आपको देखना पड़ेगा जॉब बनाने से पहले कि हमारा जो टॉलरेंस दी है कि प्लस में दी गई यानी हाई में दी है या माइनस में दी गई है। ठीक, अगर आपको हाई में दी गई है तो आप जॉब को इस साइज में बनाना पड़ेगा। अगर लो में दी है, वैसे तो हमारा एक्चुअल साइज यही रहेगा। अगर इसमें बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है, नहीं बन पाता, कभी कभी ये होता है कि माइक्रोमीटर में ये इतना टॉलरेंस इतना आ जाता है पॉइंट, तो आपको इस साइज में हाई या लो साइज में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक, अगर हाई या लो दिया है तो अच्छी बात है, जॉब अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो आपको ये दिया हुआ है, नहीं तो एक्चुअल साइज तो हमारा यही है। ठीक, टॉलरेंस देने की पद्धति। टॉलरेंस देने की पद्धति। नंबर 1, यूनिलेटरल पद्धति टॉलरेंस। यूनिलेटरल टॉलरेंस। ठीक, अब इसके बारे में बताते हैं। ठीक, इस पद्धति में टॉलरेंस बेसिक साइज पर केवल एक ही ओर दी जाती है। यूनिलेटरल टॉलरेंस केवल एक ही ओर यानी प्लस या माइनस में व्यक्त की जाती है। मतलब यूनिलेटरल में केवल एक ही तरफ टॉलरेंस दी जाती है। जैसे कि हमारा टॉलरेंस अगर बोला जाए प्लस में दिया है तो आपको प्लस में बनाना पड़ेगा एक्चुअल साइज से, और माइनस में बोला गया तो माइनस में बना सकते हैं एक्चुअल साइज से। ठीक, जैसे कि एक हम उदाहरण बताते हैं, एक तरफा यानी यूनिलेटरल साइज आपको बेसिक साइज एक इस एमएम दी हुई है। ठीक,
और आपको बताया जाए कि टॉलरेंस, ये आपको टॉलरेंस दी गई है। मान लो +0.02 mm, माइनस में कुछ नहीं, मतलब 0। ठीक, अब आपको एक ही टॉलरेंस दी है, या तो इसमें प्लस में दी जाए या माइनस में दी जाए, तो आपका टॉलरेंस बन के आएगा 25.02 mm। वैसे तो आपका एक्चुअल साइज यही है, बेसिक साइज, और अगर टॉलरेंस दी गई है तो आपको फायदे में हो कि मतलब आपका अगर मान थोड़ा सा बढ़ भी जाए 0.02, तो आपका जवाब सही बना होगा। ठीक, अगर माइनस में दी गई हो, यही आपको एक माइनस में दी गई है, तो आपका अगर माइनस में यही माइनस में दी गई हो, तो आपका टॉलरेंस आएगा इसी में 0.02 घटा देंगे, तो ठीक, तो आपका 24 पॉइंट नहीं, माइनस वाला एक तरफ होगा, तो माइनस वाला होगा। अगर आपको टॉलरेंस दी ये दिया है प्लस में 0.00 mm और माइनस में 0.2 mm, तो आपका टॉलरेंस निकल के आएगा, माइनस में दिया है तो 25.00 माइनस 0.02 mm, तो आपका निकल के आएगा 24.98 mm। ये आपका माइनस में होगा। ठीक है, इसी तरह ये एक तरफा दिया होगा। और अब बात करते हैं दो बाइलेटरल टॉलरेंस। आपको किसी भी जॉब को बनाने बेसिक साइज में आपको टॉलरेंस देखना पड़ेगा, दी है कि नहीं दी है, कि सीधे आपको एक्चुअल साइज बनाना होगा। लेकिन आपको हर ड्राइंग में टॉलरेंस दी गई होती है। आप जब प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको जॉब बनाने के लिए जॉब बनाने की ड्राइंग दी गई होती है, उसमें ये देखना पड़ता है कि उसमें टॉलरेंस दी गई है कि नहीं दी गई है। अब बात करते हैं नंबर 2, बाइलेटरल टॉलरेंस। ठीक, बाइलेटरल टॉलरेंस में बेसिक साइज पर दोनों ओर दी जाती है। यह धन तथा ऋण दोनों में जब से की जाती है, मतलब कि बाइलेटरल टॉलरेंस दोनों तरफ दी जाती है। ठीक, मतलब ठीक, आपका बेसिक मान लीजिए बेसिक साइज 25 mm। ये आपके इसमें आपका टॉलरेंस इस तरह से दिया गया होगा, प्लस माइनस 0.02 mm। ठीक, 0.02 mm। ठीक, इसका मतलब ये है कि आपका जॉब बेसिक साइज पे 0.2 mm बढ़ भी जाए तो भी ठीक है, और 0.2 mm घट भी जाए तो भी ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसमें पिछले इसमें
यूनिलेटरल में बताया था, उसी तरह इसको इसकी आप टॉलरेंस निकाल लें। इसमें आपको दोनों तरफ टॉलरेंस दी गई होती है, प्लस में भी और माइनस में भी। अब ठीक, आपको टॉलरेंस के बारे में बता दिया, और अपने बुक में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ लेना। अब बात करते हैं मौलिक टॉलरेंस। भारतीय मानक पद्धति के अंतर्गत 500 व्यास स्टॉक में विभिन्न फिट के लिए 18 मौलिक टॉलरेंस श्रेणी कोई पूछे मौलिक टॉलरेंस में कितने श्रेणी में पाए जाते, तो आपको क्या है, कुछ याद है ना, 18 मौलिक श्रेणी में पाए जाते हैं। ठीक, कितने नंबर में पाए जाते हैं? 18 नंबर। ITO1, ITO, IT1 से IT16 नंबरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस टॉलरेंस में आप अपनी बुक में ये ITO और ये सब एक चार्ट दिया हुआ है, उससे आप पता कर लीजिएगा। ठीक, ITO का मतलब और इससे टॉलरेंस के ग्रेड में भी जाना जाता है, अर्थात टॉलरेंस के ग्रेड अर्थात 18 टॉलरेंस के ग्रेड और 25 फंडा। मतलब आपको पूछा जाए कि टॉलरेंस कितने ग्रेड में पाया जाता है, तो आप बताएंगे 25, और कितने फंडामेंटल में कितने ग्रेडों में पाया जाता है, 18 ग्रेड और 25 फंडामेंटल। ठीक, आप कोई पूछे कितने ग्रेड टॉलरेंस, कितने मौलिक ग्रेड, कितने ग्रेड में पाया जाता है, 18 और फंडामेंटल 25। ठीक, टॉलरेंस का ग्रेड 10 प्रकारी मैन्युफैक्चर की परिशुद्धता के आधार पर निर्धारित जाता है। टॉलरेंस साइज इसमें फंडामेंटल, ठीक, टॉलरेंस का ग्रेड और बेसिक साइज में दिया होता है। अब बात करें टॉलरेंस जोन। हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को टॉलरेंस जोन भी कहते हैं। टॉलरेंस जोन के माप में बना किसी साइज का जॉब सही होगा। ठीक, अब बात करते हैं अलाउंस। अब हमारा टॉलरेंस खत्म हुआ, अब हमारी नई हेडिंग आती है अलाउंस। दो फिट होने वाले पुर्जे के साइज के अंतर को अलाउंस कहते हैं। यह जानबूझकर इच्छित फिट को प्राप्त करने के लिए रखा जाता है, अर्थात सॉफ्ट के न्यूनतम माप और होल के अधिकतम माप के अंतर को ही अलाउंस कहते हैं। ये पॉजिटिव अथवा नेगेटिव हो सकता है, तो फिट की किस्म पर निर्भर करता है। अलाउंस के प्रकार। अलाउंस दो प्रकार में पाई जाती है। नंबर 1 अधिकतम अलाउंस,
और नंबर 2 न्यूनतम अलाउंस, अधिकतम अलाउंस। नंबर 2 न्यूनतम अलाउंस। ठीक, बात करते हैं अधिकतम अलाउंस। होल के सबसे बड़े माप और शाफ्ट के सबसे बड़े माप के अंतर को अधिकतम अलाउंस कहते हैं। अर्थात अधिकतम अलाउंस प्राप्त करने के लिए होल्स के हाई लिमिट साइज से शाफ्ट के होल, मतलब होल का मतलब आप समझते हैं, ये होल हो गया, और शाफ्ट मतलब ये शाफ्ट का मतलब हो गया ये लोहे की छाव। ठीक, इसको होल बोलते हैं। ठीक, और ये लोहे की छड़ जो है इसको शाफ्ट बोलते हैं। ठीक, हाई लिमिट साइज में शाफ्ट के लो लिमिट साइज को घटाया जाता है। इसमें होल साइज का शाफ्ट साइज से बड़ा होता है और ये सदा पॉजिटिव में होता है, जिस प्रकार ध्वनि फिट में आता है। ठीक? अब बात करते हैं न्यूनतम अलाउंस की। ठीक, होल के सबसे छोटे माप और शाफ्ट के सबसे बड़े माप के अंतर को न्यूनतम अलाउंस कहते हैं। अर्थात इसमें होल साइज को शाफ्ट साइज में कम रखा जाता है। ये सदा नेगेटिव अलाउंस होता है। यह फोर्स अथवा फिट में होता है। इसे प्राप्त करने के लिए होल के लो लिमिट साइज में शाफ्ट के हाई लिमिट साइज को घटाया गया है। ठीक, अब बात करते हैं टॉलरेंस और अलाउंस में अंतर। टॉलरेंस नंबर 1, किसी पार्ट्स की अधिकतम व न्यूनतम स्वीकृति माप के अंतर को, अर्थात साइज के अधिकतम लिमिट व न्यूनतम लिमिट के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। नंबर अलाउंस नंबर 1, किसी भी फिट प्राप्त करने के लिए शाफ्ट की अधिकतम माप व सुराग की न्यूनतम माप में जो अंतर होता है उसे अलाउंस कहते हैं। नंबर 2, टॉलरेंस नॉमिनल या बेसिक साइज पर आधारित है। नंबर 2, अलाउंस अलाउंस फिट की प्रकार पर आधारित होती है। यह लिमिट से संबंध रखता है। नंबर 3, टॉलरेंस यह एक जॉब के अलग अलग मापों पर निर्भर भिन्न भिन्न हो सकती है। नंबर 3, यह दो मैचिंग पार्ट्स पर दी जाती है। यह पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। नंबर 4, यह एक अनुच्छेद छूट है और अलाउंस में यह वास्तविक छूट है। अब बात करते हैं हेडिंग की फिट। ये सारी हेडिंग अपने बुक में अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक, अब हेडिंग आती है फिट। एक दूसरे में आवश्यकता अनुसार दो असेंबल होने वाले पुर्जे के मेल को फिट कहते हैं, अथवा दो मिलने वाले पार्ट के आपसी संबंध को फिट कहते हैं। भारतीय मानक पद्धति में फिट को 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। ठीक, यह 3 प्रकार के भागों में बांटा
गया है। नंबर 1 क्लियर फिट। फिट। नंबर 2 इंटर क्लियरेंस फिट। नंबर 3 ट्रांजिशन फिट। फिट। अब बात करते हैं नंबर 1 क्लियरेंस फिट की। इस फिट में सॉफ्ट के अंदर स्वतंत्र घूमती है और सॉफ्ट का व्यास होल से कम होता है ताकि दोनों में कुछ क्लियरेंस बना रहे। इसमें होल के विचलन के लिए संकेत चिन्ह समान प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें सॉफ्टों को निर्धारित विचलन के साथ संपर्क में लाकर भिन्न भिन्न आकार प्रकार की क्लियरेंस फिट प्राप्त की जा सकती है। इसमें होल या टॉलरेंस जोन शाफ्ट के ऊपर होता है अर्थात जब शाफ्ट सुराख के अंदर स्वतंत्र घूमते और उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो तो उसे क्लियरेंस फिट कहते हैं। अब बात करते हैं इसमें सॉफ्ट का डायामीटर सुराख की अपेक्षा कुछ कम रखा जाता है ताकि फिट होने के बाद कुछ क्लियरेंस बना रहे। इसमें धनात्मक अलाउ रखा जाता है। ठीक। क्लियरेंस फिट दो प्रकार की है। ये नंबर 1 रनिंग फिट, नंबर 2 स्लाइडिंग फिट। ठीक। नंबर 1 रनिंग फिट, नंबर 2 स्लाइडिंग फिट। अब बात करते हैं नंबर 1 स्लाइडिंग फिट है रनिंग फिट की। इसमें सुगमता से फिट होने वाले दोनों पुर्जे जब एक दूसरे के अंदर बिना रुकावट के फ्री घूमते हैं तो उसे रनिंग फिट कहते हैं। जैसे बुश बियरिंग और साफ समग्रता, यह 3 प्रकार के होते हैं। क्लोज रनिंग फिट और नॉर्मल रनिंग फिट और स्लाइड रनिंग फिट। ठीक। अब बात करते हैं नंबर 2 स्लाइडिंग रनिंग फिट। इसमें रनिंग की अपेक्षा अलाउंस कुछ कम रखा जाता है और मैचिंग पार्ट के हाथ के हल्के दबाव से फिट किया जाता है जैसे डाई और पंच आदि। ठीक। अब बात करते हैं नंबर 3 इंटरफेरेंस फिट। यदि सॉफ्ट को सुराख में फिट करते समय कुछ रुकावट पैदा हो और उसे फिट करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़े तो उसे इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। इसमें छेद के माप को सॉफ्ट के माप से छोटा रखा जाता है। इस फिट का प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां एक पुर्जे को दूसरे पुर्जे में स्थायी रूप से फिट करना है। फोर्स फिट, ड्राइव फिट तथा सीक्वेंट की इसी वर्ग में आती है। इसमें होल तथा होल का टॉलरेंस जून सॉफ्ट के टॉलरेंस के नीचे होता है। यह भी 3 प्रकार के होती है। नंबर 1 ड्राइविंग फिट, ड्राइविंग फिट। नंबर 2 फोर्स फिट और नंबर 3 सीक्वेंट फिट। जब पुर्जे को नंबर 1 ड्राइविंग फिट
जब पुर्जे को एक दूसरे के अंदर हथौड़े की चोट से फिट किया जाए तो उसे ड्राइविंग फिट या प्रेस फिट कहते हैं। हम यह तीन प्रकार की होती, लाइट, मीडियम और हैवी ड्राइविंग फिट। ठीक, अब बात करते हैं फोर्स फिट की। फोर्स फिट, जब शाफ्ट को बहुत मजबूती से होल में फिट करना हो तो यह फिट प्रयोग में लाई जाती है। इसमें शाफ्ट का साइज सुराख की साइज से कुछ बड़ा रखा जाता है और उसे बहुत अधिक शक्ति या हाइड्रोलिक प्रेशर देकर फिट किया जाता है, जैसे मोटर शाफ्ट या रेलवे टायर। ठीक, अब बात करते हैं नंबर 3, सीक्वेंस फिट। इसमें सुराख की साइज को शाफ्ट की अपेक्षा कम साइज रखा जाता है और दोनों पार्ट्स में आपस में असेंबल करने के लिए पहले सुराख वाले पुर्जे को गर्म किया जाता है। सुराख वाले पुर्जे को गर्म किया जाता है, इसके सुराख का बड़ा व्यास है इसका, जिससे सुराख का व्यास बढ़ जाता है और वह सॉफ्ट पर फिट हो जाता है। इसके पश्चात इसे ठंडा कर लिया जाता है और ठंडा होने पर होल वाला पार्ट सिकुड़ जाता है। ठीक, और साट को मजबूती से पकड़ लेता है। अब बात करते हैं अधिकतम इंटरफियरेंस। इसी में इंटरफियरेंस या ट्रांजिशन फिट होल के न्यूनतम माप और शाफ्ट के अधिकतम माप के बीच गणितीय अंतर होता है। ओसी में न्यूनतम इंटरफेरेंस, अधिकतम इंटरफेरेंस का मतलब जैसे कि टॉलरेंस में दिया गया था अधिकतम, जैसे किसी में अधिकतम टॉलरेंस नहीं दी होती, मतलब बेसिक साइज से उसका अधिकतम टॉलरेंस दी हुई थी, इसी में इसमें अधिकतम इंटरफेरेंस का मतलब भी यही है। जैसे और न्यूनतम इंटरफेरेंस, न्यूनतम इंटरफेरेंस फिट होल के अधिकतम माप और शाफ्ट के न्यूनतम माप का अंतर होता है। ठीक, मतलब जो अधिकतम इंटरफेरेंस और जो न्यूनतम इंटरफेरेंस के अंतर को जो माप करती है उसको हम जो इसी के अंतर को हम न्यूनतम इंटरफेरेंस कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रांजिशन फिट। नंबर 3 आता है आपका ट्रांजिशन फिट। यह क्लीयरेंस और इंटरफेरेंस के बीच की फिट है। इसमें भी होल के विचलन के लिए संकेत दिए होते प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें सॉफ्टों को निर्धारित विचलन के साथ संपर्क में लाकर ट्रांजिशन फिट प्राप्त की जा सकती है। इनमें होल और शाफ्ट को टॉलरेंस जो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, इस श्रेणी में लूज पुश फिट, मीडियम पुश व हैवी पुश फिट आती है। अब इसी में इसका दिया है पुश फिट, ट्रांजेक्शन फिट में दिया होता है नंबर 1 पुश फिट। पुश फिट, जब दो पुर्जों को हाथ के दबाव या मेटल हैमर की हल्की चोट से हिट या अलग किया जा सके तो उसे पुश फिट कहते हैं, या जैसे डबल पिन, रिंग आदि। क्योंकि सॉफ्ट का माप होल के माप से ज्यादा है, इसलिए यह ना तो क्लियर फिट और नहीं इंटरफेरेंस फिट, अर्थात यह ट्रांजिशन फिट है।
अब बात करते हैं फिट के लिए अलाउंस देने की पद्धति। पद्धति यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होल बेसिस पद्धति। नंबर दो सॉफ्ट बेसिस पद्धति। ठीक। अब बात करते हैं नंबर एक होल बेसिस पद्धति। इस पद्धति में सुराग के साइज को स्थिर रखा जाता है और केवल होल को ही आधार मानकर अलाउंस दिया जाता है। अर्थात विभिन्न प्रकार की फिट प्राप्त करने के लिए शाफ्ट को माप को कम या अधिक रखा जाता है और होल के व्यास को घटाया या बढ़ाया नहीं जाता। अब बात करते हैं नंबर दो सॉफ्ट बेसिस पद्धति। यह पद्धति में सॉफ्ट को आधार माना जाता है और भिन्न भिन्न प्रकार की फिट प्राप्त करने के लिए होल के व्यास को कम या अधिक रखा जाता है। लिखित दोनों प्राणियों के में से होल पद्धति अधिक प्रयोग में लाई जाती है क्योंकि सॉफ्ट के साइज को बड़ा या छोटा शीघ्र तथा आसानी से किया जा सकता है। वैसे भी सारे सुराग ड्रिल तथा रीमर द्वारा बनाए होते हैं तथा ड्रिल और रीमर के साइज को कम या अधिक नहीं किया जा सकता, इसलिए सुराग के साइज को शुद्ध बना लिया जाता है। सॉफ्ट बेसिस पद्धति बहुत ही विशेष कार्यों के लिए अपनाई जाती है। अब बात करते हैं डिमिन लिमिट और फिट्स पद्धति। और लिमिट और फिट की पद्धतियां, परंतु इनमें सबसे अधिक प्रचलित पद्धतियां निम्नलिखित हमारे देश में भी IS लिमिट फिट पद्धति अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त और ह्यूमन पद्धति भी अपनाई गई है। इस पद्धति में टर्म्स को जानना अति आवश्यक है। इसमें आता है नॉमिनल साइज।
किसी पार्ट से ओरिजिनल तथा फिजिकल साइज को नॉमिनल साइज या बेसिक साइज कहते हैं। इसी को आधार मानकर लिमिट्स दी जाती है। अब बात करते हैं वास्तविक साइज। वास्तविक साइज बने हुए जॉब को मापने पर जो साइज प्राप्त हो उसे वास्तविक साइज कहते हैं। इसी में ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यूअल साइज, न्यूअल पद्धति। नंबर 2 ब्रिटिश पद्धति। बात करते हैं नंबर 3 भारतीय मानक पद्धति। अब नंबर 1 पर बात करते हैं न्यूअल पद्धति। न्यूअल इंजीनियरिंग कंपनी के अनुसार ये बहुत बड़े बड़े कारखानों में विभिन्न प्रकार के फिट दिए जाने वाले टॉलरेंस के ऊपर विस्तृत खोज करने के बाद आधा इंच से 6 इंच व्यास तक के होल पर टॉलरेंस निश्चित किए हैं। होल बेसिस पर आधारित जिसमें किसी भी प्रकार की फिटिंग प्राप्त करने के लिए होल के साइज को स्थिर रखा जाता है। इसमें शुद्धता के आधार पर छेदों को ए और बी श्रेणी में बांटा गया है। ए का प्रयोग उच्च कोटि की यथार्थता वाले कार्यों के लिए तथा बी श्रेणी का प्रयोग साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। इस पद्धति में निम्नलिखित फिट आपकी इस पद्धति में सॉफ्ट पर टॉलरेंस देकर 6 वर्गों में फिट बनाए जाते हैं। नंबर 1 कोर फिट के लिए, नंबर 2 ड्राइविंग फिट के लिए, नंबर 3 कुछ फिट के लिए, नंबर 4 रनिंग फिट के लिए, नंबर 5 हाई स्पीड रनिंग फिट के लिए, नंबर 6 पॉइंट रनिंग फिट के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन फिटों को ड्राइंग पर लिखने के लिए उपरोक्त अक्षरों का ही प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 2 बात करते हैं ब्रिटिश पद्धति। यह भी होल बेसिक पद्धति है जिसमें यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों ही प्रकार की टॉलरेंस दी जाती है। इस पद्धति में 21 प्रकार की भिन्न भिन्न फिट प्राप्त की जाती है। इस पद्धति में होल को अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षरों और शब्द को इन्हीं के छोटे अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। इसमें नंबर 1 से 16 तक 16 ग्रेडों की टॉलरेंस दी जाती है। अर्थात यदि सॉफ्ट या होल पर टॉलरेंस देनी होती है तो होल अथवा सॉफ्ट के निशान के साथ टॉलरेंस ग्रेड नंबर में भी लिखा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं नंबर 3 भारतीय मानक पद्धति। भारतीय संस्थान में ISO पद्धति के आधार पर में संशोधन करके एक नई पद्धति के नाम से प्रकाशित की गई जिसमें लिमिट एंड फिट का विस्तार पूर्वक विवेचन किया। इसके अंतर्गत 500 मिलीमीटर व्यास की सॉफ्ट तथा छेदों में विभिन्न फिट प्राप्त करने के लिए 18 विशिष्ट टॉलरेंस की श्रेणियां है। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार सॉफ्ट के प्रत्येक बेसिक साइज पर टॉलरेंस की मात्रा ग्रेड नंबर पर निर्भर करती है जिसे हम टेबल 1 में देख सकते हैं। जैसे टेबल 1 से 30 mm व्यास की सॉफ्ट के नंबर 4 ग्रेड में 6 माइक्रोन और 80 mm व्यास के लिए नंबर 4 ग्रेड में ही टॉलरेंस की मात्रा 8 माइक्रोन दे रखी है। 1 माइक्रोन बराबर वैसे 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर है। इन्हें परिशुद्धता की श्रेणियां भी कहते हैं।
विभिन्न प्रकार के फिट प्राप्त करने के लिए 25 मौलिक विचलों फंडामेंटल में बांटा गया, जिन्हें अंग्रेजी अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। छेदों के अंग्रेजी अक्षर बड़े अक्षर सॉफ्ट के लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षर का प्रयोग किया जाता है। अब आपका लास्ट टॉपिक है लिमिट। लिमिट जब आपको बेसिक साइज से कुछ कम अधिक बनाने की छूट को ही लिमिट कहते हैं। यह स्वीकृत की बेसिक छूट बेसिक साइज पर घटा या जमा में अथवा दोनों में दी जाती है। इसे माइनस और प्लस या माइनस चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक, अब इसमें आता है एक नंबर। लिमिट दो प्रकार की होती है। नंबर एक हाई लिमिट, नंबर दो लो लिमिट। ठीक, अब बात करते हैं नंबर एक हाई लिमिट की। बेसिक साइज जितना अधिक बनाने की स्वीकृति दी जाती है उसे हाई लिमिट या मैक्सिमम लिमिट कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको यूनिलैटरल में उसने बताया था कि अगर आपका प्लस में हो तो यह आपकी हाई लिमिट में है। ठीक, अब बात करते हैं लो लिमिट। जैसा कि ये देखिए आपका हाई लिमिट में 50 mm दिया हुआ है और आपकी ये हाई लिमिट दी गई है क्या 0.02 mm प्लस में धनात्मक, तो आपकी ये हाई लिमिट हो गई 50.20 mm। ये आपकी हाई लिमिट हो गई। ठीक, इसी को अब बात करते हैं लो लिमिट। बेसिक साइज से चौक में जितना कम बनाने की स्वीकृति दी जाए उसे लो लिमिट कहते हैं। इसी का लो लिमिट में है ये आपका बेसिक साइज हो गया 50 mm और लिमिट हो गया
माइनस में 0.02 mm, तो आपकी लो लिमिट हो गई 49.98 mm। ठीक, ये आपकी लो लिमिट हो गई। इसी को हम हाई और लो लिमिट कहते हैं। अब बात करते हैं भारतीय मानक के अनुसार लिमिट ऑफ बिट्स के पारिभाषिक शब्द। ठीक, माप वह इकाई या संख्या द्वारा किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई व्यक्त की जाती है, उसे माप साइज कहते हैं। भारतीय मानक के अनुसार लिमिट्स लिमिट्स और फिक्स के इसी में आता है माप। वह इकाई या संख्या जिसके द्वारा किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई या मोटाई व्यक्त की जाती है, उसे माप साइज कहते हैं। अब बात करते हैं बेसिक साइज। बेसिक साइज किसी माप को आधार मानकर सभी प्रकार की सीमाएं निश्चित की जाती, इन्हें बेसिक साइज, नॉमिनल, ओरिजिनल व थ्योरेटिकल साइज माप कहते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक साइज। वास्तविक साइज बने हुए जॉब को मापने पर जो माप प्राप्त होता है उसे वास्तविक साइज कहते हैं। अब बात करते हैं माप की लिमिट। जॉब को तैयार करने के लिए दिए गए अधिकतम और न्यूनतम माप जिसके बीच कारीगर जॉब तैयार करता है, माप की लिमिट्स कहते हैं। यह दो प्रकार की होती, अधिकतम और न्यूनतम लिमिट्स। अधिकतम तथा उच्चतम माप सीमा। माप में पर दी गई दोनों छूट में बड़े और अधिकतम उच्च माप सीमा कहते हैं। न्यूनतम और निम्न माप सीमा माप पर दी गई दोनों छूट में से छोटे या कम माप को न्यूनतम निम्न माप सीमा कहते हैं। अब अगर छिद्र मतलब होल की लिमिट और फिट सिस्टम के अनुसार जॉब के सभी भीतरी माप, चाहे वह गोल व वर्गाकार या किसी अन्य प्रकार का हो, उसे छिद्र होल कहते हैं। अब अगले क्षण मतलब सॉफ्ट BIS लिमिट्स और फिट्स पद्धति के अनुसार जॉब के सभी बाहरी माप, चाहे वह गोल, वर्ग या अन्य प्रकार हो, उसे सॉफ्ट विश्लेषण कहते हैं। बात करते हैं विचलन मतलब किसी जॉब पार्ट्स के बेसिक माप व वास्तविक माप के बीच गणितीय अंतर विचलन डिवीजन। यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक, विचलन। ठीक, यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक न्यूनतम
तम विचलन, नंबर 2 अधिकतम विचलन। ठीक, अधिकतम विचलन जॉब के बेसिक साइज और उच्च अधिकतम विचलन के बीजगणितीय अंतर को अधिकतम अपर डिवीजन कहते हैं। ठीक, डिवीजन से अधिकतम लिमिट साइज प्राप्त होता है। अब बात करते हैं नंबर 3 नंबर 2 न्यूनतम विचलन जॉब के बेसिक साइज और निम्न सीमा के बीजगणितीय अंतर को न्यूनतम लोअर डिवीजन कहते हैं। लोअर डिवीजन की न्यूनतम लिमिट साइज प्राप्त होता है। अब बात करते हैं वास्तविक विचलन, नंबर 3 वास्तविक विचलन। ठीक, जॉब का माप अर्थात इक्वल साइज और बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर को फंडामेंटल एक्चुअल डिवीजन कहते हैं। आपकी बुक में ये सारी हेडिंग आप अपनी बुक में आसानी से इसको नोट्स बना के अपने याद कर सकते हैं। और इसमें एक आपकी बुक में टेबल दिया है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक, आज की क्लास यही समाप्त होती है। लिमिट्स, फिट और टॉलरेंस का चैप्टर समाप्त होता है। ठीक, जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है।